आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2026 का आपका संस्कृत का पोर्शन। ये भी आपका भाषा द्वितीय है। तो इसके जो PYQs हैं वो पूर्व वर्षों पर आधारित हैं। आपके जो पहले गत वर्षों में आए हुए हैं प्रश्न, उन पर आधारित हैं ये सारे ही प्रश्न। तो इनको ध्यान से हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। क्रीडन कम शब्द का अभिप्राय है। A खेल, B खेलना, C खेल का मैदान, D खिलौना। तो जो क्रीडन कम शब्द है ये क्रीड से बना है। क्रीड का मतलब होता है खेलना। आपका क्रीडन कम का अर्थ होता है खेल का मैदान। क्रीडन कम क्रीडन क्षेत्रम, ये होता है खेल का मैदान। और आपका ये क्रीडन जो होता है उसका अर्थ होता है खेल, क्रीडन। तो जब आपका ये हो जाएगा कि क्रीडन कम, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा खिलौना। क्रीडन कम खिलौना। तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। आश्रमे बटाश्वत्थ निम्बा शोका आम्र मल्क वृक्ष आसन वाक्य में उल्लिखित वृक्षों की संख्या है। तो इसमें जो शब्द आए हैं उसमें कितने, ये जो शब्द है इसमें कितने वृक्ष जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या क्या है? 4, 5, 6, 7। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से जो वृक्ष हैं वो इसमें छुपे हुए हैं। बट सबसे पहला आ रहा है आपका बट, इसका होता है बरगद। दूसरा है आपका अश्वत्थ, इसका मीन्स होता है पीपल। अश्वत्थ इसका मीन्स होता है पीपल, इसका अर्थ है पीपल। अगला है आपका निम्ब। निम्ब का मीन्स होता है, मतलब होता है नीम। फिर है आपका आम्र। एक इसमें ये है अशोक, निम्ब के बाद अशोक, अशोका, ये आपका होगा अशोक का वृक्ष। फिर आम्र, आम्र का होगा आम। फिर लास्ट में जो आपका है अमलक, अमलक आंवला, अमलक होता है आंवला। तो हम देख रहे हैं इसमें 6 वृक्षों का उल्लेख है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपका ऑप्शन सी होगा राइट, यानी 6 वृक्ष इसमें छुपे हुए हैं। 6 वृक्षों का उच्चारण इसमें किया गया है। नेक्स्ट है विजातीय पद का चयन कीजिए। विजातीय पद देखना है। सजातीय होता है जो एक ही कैटेगरी के हों, एक ही वर्ग के हों, एक ही जाति के हों, वो सजातीय कहलाते हैं। और जो अलग अलग जाति के होते हैं वो विजातीय पद कहलाते हैं। इसमें आपका ए है लूता, बी एला, सी लवंगम, डी मधुरिका। तो इसमें जो आपका विजातीय शब्द है वो ए लूता है। लूता अन्य 3 पदों से विजातीय है। लूता का शाब्दिक अर्थ होता है मकड़ी, लूता मकड़ी। और लवंगम आपका लौंग है। ये मधुरिका और एला ये आपका अकारांत स्त्रीलिंग है, अकारांत स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर है वो लूता है। नेक्स्ट है चतुष्टयम संख्या है। ये कितनी है? 304, 430, 43, 34। तो सबसे पहले अलग अलग देखते हैं कि 43 को हम क्या लिखते हैं, 304 को हम क्या लिखते हैं। 304 को हम लिखते हैं
चतुर, धिका, त्रिशती। आप 100 तक गिनतियाँ संस्कृत में अच्छे से देख लीजिए ताकि कोई भी गिनती आए तो आप उसको लिख सकें। 430 को हम लिखते हैं त्रिशताधिक चतुशती। फिर आपका आएगा 43, 43 को हम लिखते हैं त्रैश्चत्वाति। फिर आपका आएगा 34 यानी 34 को हम लिखते हैं चतुश्शितम। तो ये 34 आपका राइट है, 34। नेक्स्ट है आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं 5, 2, 4, 3। तो आपका राइट आंसर होगा 5। आभ्यंतर प्रयत्न जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पृष्ट, स्पृष्ट, फिर आपका है विवृत। नेक्स्ट है आपका ईष्टिव्रत और 5वां और आखिरी है आपका संव्रत। ये सब आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि अगर इसका कोई दूसरा भी पूछने के लिए आ जाए, इसका दूसरा भी रूप, तो आपको याद रहे। अब इसमें भी आपके प्रयत्न के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं वो देखेंगे। एक होता है आपका प्रयत्न का आभ्यंतर और दूसरा जो है आपका वो होता है बाह्य प्रयत्न। एक होता है आपका आभ्यंतर प्रयत्न और एक आपका बाह्य प्रयत्न। तो आपका राइट आंसर है 5, ए नंबर आपका ठीक है। नेक्स्ट है उपेंद्र पद का संधि विच्छेद है। उपेंद्र में कौन सी संधि है? सबसे पहले तो ये देखते हैं, उपेंद्र में गुण संधि है। उपेंद्र पद में गुण संधि है। इसका आपका सूत्र होता है आद गुणा। आद गुणा में क्या होता है? जो एंग हो जाता है, यानी ए और ओ हो जाता है। तो इसमें उपेंद्र में आपका होगा बी नंबर राइट। ये इसका उप का आ है और ई है, ये मिलाकर हो जाता है ए, तो हो जाएगा उपेंद्र। तो इस तरह से आपका बी राइट आंसर है उपेंद्र का। इसी तरह से गजेंद्र होता है, महोत्सव होता है, ये आपके गुण संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सकार का शकार से योग होने पर क्या परिवर्तन होता है? ए सकार का रेफ हो जाता है, बी सकार का शकार हो जाता है, सी सकार का सकार हो जाता है, डी सकार का विसर्ग हो जाता है। तो आपका राइट आंसर है इसमें बी, सकार का शकार हो जाता है। इसमें आपका अन्य भी उदाहरण आते हैं, जैसे कश्चित है, ये इसका एग्जाम्पल है जिसमें सकार का शकार हो जाता है। और फिर उच्चारण है, इस तरह के ये सब उदाहरण हैं इसके। तो आपका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है भूतपूर्व इस पद में समास है।
नोट मूल छवि में ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका ये हरे रोचते भक्ति वाक्य में हरे पद विभक्ति है। ए तृतीया, बी पंचमी, सी चतुर्थी, डी सप्तमी। तो इसका आपका राइट आंसर है इसमें सी चतुर्थी। इसका अर्थ होगा हरे रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरि को भक्ति पसंद है। तो इसका ये रुच धातु से बना हुआ है, रोचते रुच, ये रुच धातु से बना हुआ है और इसका चतुर्थी विभक्ति का विधान हुआ है। तो इसमें आपका राइट आंसर है सी चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है आपका परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है। तो इसमें ए है प्रथमा, बी चतुर्थी, सी द्वितीया, डी पंचमी। तो आपका जो प्रस्तुत सूत्र में लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा स्यात् अर्थात लिंग परिमाण और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। और परिमाण का अर्थ नाप से होता है, परिमाण मीन्स होता है नाप, परिमाण मीन्स होता है नाप। जैसे द्रोणो ब्रीहि सेर भर चावल, यानी 1 किलो चावल, ये इसका होगा द्रोणो ब्रीहि। तो इसका अर्थ हुआ 1 किलो चावल, 1 किलो चावल। तो ये क्या है, नाप है किसी भी चीज़ का। तो परिमाण से मतलब है नाप। तो इसमें आपका आएगा ए प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट है व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति। वाक्य के रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक है। ये रेखांकित आपका है व्यायामेन। इसमें कौन सा कारक है, ए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए और अपादान अलग होने के लिए। इसमें जो आपकी विभक्ति हैं 7, वो सभी आपको याद कर लेनी है ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं हो। व्यायामेन यानी व्यायाम से, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है बी करण से, यानी व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है। तो इसमें बी आपका राइट है, व्यायाम से। नेक्स्ट है नौ पलाशवनम में अलंकार है। ए श्लेष, बी यमक, सी अनुप्रास, डी उत्प्रेक्षा। तो इसमें ये 9 पलाश, ये 9 पलाश, इसमें पलाश वर्ड 2 बार यूज़ हुआ है, यानी 2 बार पलाश शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसके और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। जब एक ही शब्द 2 बार प्रयोग किए जाएं और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो तब यमक अलंकार होता है। तो इसमें आपका यमक अलंकार है। नेक्स्ट है तस्मै पद का विभक्ति एवं वचन है। तस्मै किसमें आता है, चतुर्थी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन, डी सप्तमी बहुवचन। तो इसका आपका राइट आंसर है ए, ये चतुर्थी एक वचन है तस्मै पद, चतुर्थी एक वचन। नेक्स्ट है अकथितम च सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं हैं। द्विकर्मक यानी जिसके 2 कर्म हों। ए 16, बी 14, सी 13, डी 10। तो आपका राइट आंसर है 16।
इसमें क्या है कि अकथितम चा सूत्र के अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं। इसमें है आपका 16 दुह, याच, पच, दंड आदि को अकथित कहते हैं। यहाँ अकथित का अर्थ होगा पहले से किसी के द्वारा ना कहा गया हो, तो आपका ए नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट है संप्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम। वाक्य में अव्यय पद है ए दूरीकरणाय, बी नगरे, सी आवश्यकम, डी संप्रति। तो इसका राइट आंसर है डी आपका संप्रति। नेक्स्ट है आपका जानी ज्ञा धातु का रूप होता है। ए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, बी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, सी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, डी लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में। तो इसका राइट आंसर है सी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। ये ज्ञा धातु का रूप है। नेक्स्ट है क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता द्योतित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय है। ए कित्वा, बी तुमुन, सी कित, डी श्रत। तो इसका राइट आंसर है डी श्रत। नेक्स्ट है मया राम दृश्यते। वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य होगा ए अहम रामः पश्यामि, बी अहम रामं पश्यामि, सी अहम रामं दृश्यामि, डी मया रामं पश्यामि। तो इसका आपका राइट आंसर होगा बी अहम रामं पश्यामि। नेक्स्ट है मैं मुख से बोलता हूँ। वाक्य का अनुवाद होगा ए अहम मुखम वदामि, बी अहम मुखम वदति, सी अहम मुखेन वदिष्यामि, डी अहम मुखेन वदामि। तो इसका राइट आंसर होगा मैं मुख से बोलता हूँ, इसका राइट आंसर होगा आपका डी अहम मुखेन वदामि। मुखेन मुख से, बदामी बोलता हूँ। ये आपका राइट है डी नंबर। नेक्स्ट है संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों में ए रसानुभूति कराना, बी यति गति लय भाव के अनुसार श्लोक पाठ करने की क्षमता का विकास करना, सी शब्द भंडार में वृद्धि करना, डी कविता के उदात्त भावों का विकास करना। तो इसका आपका राइट आंसर है सी शब्द भंडार में वृद्धि करना। नेक्स्ट है गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है ए अनुकरण वाचन का, बी विचार विश्लेषण का, सी काठिन्य निवारण का, डी लय युक्त स्वस्वर वाचन का। तो इसका राइट आंसर है डी लय युक्त सस्वर वाचन का। इसमें जो काव्य शिक्षण होता है वो दो तरह का होता है, एक गद्य काव्य शिक्षण, एक आपका पद्य काव्य शिक्षण। तो इसमें जो आपका है राइट आंसर लय युक्त सस्वर वाचन का महत्व नहीं है गद्य में। नेक्स्ट है श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते हुए जाना किस प्रणाली का द्योतक है ए व्याख्या प्रणाली का, बी तुलना प्रणाली का, सी समीक्षा प्रणाली का, डी गीत एवं नाट्य प्रणाली का। तो इसका राइट आंसर है ए व्याख्या प्रणाली का। नेक्स्ट है
संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए। ए, चित्र या मुखौटा के प्रयोग से। बी, वार्तालाप से। सी, हाव भाव का प्रदर्शन करने से। डी, पुस्तक प्रयोग करने से। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पुस्तक प्रयोग करने से। यानी चित्र और मुखौटा प्रयोग करने से तो कहानी बहुत रुचिपूर्ण हो जाएगी, वार्तालाप करने से भी अच्छी हो जाएगी, हाव भाव का प्रदर्शन करने से भी अच्छा रहेगा, लेकिन पुस्तक का प्रयोग करने से कहानी की जो रुचि है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए पुस्तक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है। ए, दृश्य श्रव्य। बी, श्रव्य। सी, दृश्य। डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है सी, दृश्य। यानी जो फ्लैश कार्ड हैं वो दृश्य हैं, क्योंकि इसमें आवाज़ नहीं होती है, तो फ्लैश कार्ड जो हैं वो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, शाल्मली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। ए, रघुवंशम। बी, कीर्तार्जुनीयम। सी, शिवराज विजयम। डी, कादम्बरी। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, कादम्बरी। कादम्बरी में शाल्मली वृक्ष का वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गो सेवा की। ए, काश्यप। बी, अत्रि। सी, वशिष्ठ। डी, विश्वामित्र। तो आपका राइट आंसर है सी, वशिष्ठ। इनके आश्रम में उन्होंने गो सेवा की। ये जो घटना है वो रघुवंशम महाकाव्य की है। ये कालिदास ने लिखा है रघुवंशम। इसमें जब जो राजा दिलीप हैं उन्होंने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में नंदिनी गाय की सेवा की थी, और जब गाय बैठती थी तब राजा दिलीप बैठते थे, और जब गाय चलती थी तो राजा दिलीप चलते थे। जब गाय के बिल्कुल पीछे पीछे रहते थे और उसकी निरंतर उन्होंने अच्छी सेवा की थी, तब उनको पुत्र प्राप्ति हुई थी। अगला है, संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त को कृति का नाम है। ए, हितोपदेश। बी, मुद्रा राक्षस। सी, शिशुपालवध। डी, मृच्छकटिक। तो आपका राइट आंसर है इसमें बी, विशाख दत्त। इनका मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त का लिखा हुआ मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण हैं। ए, 8। बी, 10। सी, 5। डी, 4। यानी धर्म का क्या लक्षण है। सबसे पहले तो इसमें कहा गया है कि धारणा अधर्म, यानी जो धारण किया जाए वही धर्म है। प्रेरणादायक वाक्य है इसमें, तो ये आपके जो हैं वो आपका बी नंबर राइट है। इसमें 10 जो लक्षण हैं धर्म के वो दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अनाथ परिपालनम ही धर्मा अस्मत् विधानम सूक्ति का संबंध है। ए, सुभाषित रत्नावली। बी, चंद्रापीठ कथा। सी, नीति शतकम। डी, वैराग्य शतकम। तो आपका राइट आंसर है बी, चंद्रापीठ कथा। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज़ हैं जो गत वर्ष पर आधारित हैं। आप लगातार इनका अध्ययन करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें और जो फालतू की चीज़ें हैं उनको पढ़ने से बच सकें, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है, सभी चीज़ें नहीं पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन एक स्मार्ट स्टडी करके आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं।